one dimensional motion if only one out of three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि जब x, y और z कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आपका एक टाइम पे मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में जब ओनली एक ही कोऑर्डिनेट आपका मूव करे देन उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, मूविंग ट्रेन। in straight line। ठीक है, यानी कि जो हमारी ट्रेन होती है वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो किसका मोशन होगा, वो एग्जांपल होगा हमारा वन डायमेंशनल मोशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करती है उस टाइम उसका जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। वन डायमेंशनल मोशन के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस होते हैं, इन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। लेट u इक्वल टू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपके पास जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वो हुआ हमारे पास u, v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो अंत में जाके आपके पास वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v। ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सलरेशन, एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, एंड टी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी से ऑलवेज की लाइक हमेशा टी से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं पहली इक्वेशन क्या है हमारा, पहली इक्वेशन है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब आपको एक्सलेरेशन, टाइम और वेलोसिटी दे रखी होती है या इनिशियल या फाइनल दोनों में से कोई एक दे रखी हो और दूसरी निकालनी हो, देन हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यह था हमारे पास मोशन की पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए फॉर एक्सलरेशन, एस फॉर डिस्टेंस। ठीक है, एस फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। देन आता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, वो क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इनका यूज कहाँ करना है, अब जैसे कि हमें मान लीजिए हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है और हमें निकालना है एक्सलरेशन, देन हम कौन सी यूज करेंगे, हम फर्स्ट वाली यूज कर लेंगे। अगर इसी तरीके से हमें अगर डिस्टेंस निकालना है देन हम सेकंड वाली यूज कर लेंगे। और मान लेते हैं टाइम की जगह पे हमें उसका डिस्टेंस दे रखा है
तो देन हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो देन u इक्वल टू 0 है ना, उसके इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉप, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप हो जाता है देन v इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप जब इक्वेशन लगाओगे देन आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपका इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्टिंग हो रहा है फिर, या फिर कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है। तीसरा पॉइंट आता है इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मोशन कर रहा है, देन a इक्वल टू आपके पास 0 होगा। ठीक है, अगर आपकी वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। वन डायमेंशनल मोशन को और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर, और लीनियर मोशन भी से बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लग रही है, इसके अंदर दो केस बनते हैं बेसिकली। एक होगा हमारे पास अपवर्ड मोशन, यानी कि किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे होते हैं, और एक होगा हमारे पास डाउनवर्ड मोशन, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है। अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है और या फिर कोई चीज़ नीचे आती है, उस टाइम जो मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। कुछ नहीं करना है, इसमें एक सिंपल सा रूल है, आपको एस की जगह पे एच यूज करना है। एच स्टैंड फॉर हाइट, ओके, एंड एक्सेलरेशन की जगह हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करना है। ये स्टैंड फॉर करता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको जी निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, जी मास 1 मास 2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जब आप ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, आपको ये उसमें फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। अर्थ के लिए जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी वस्तु को अगर अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है तो उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड उसके पास होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होनी चाहिए। वो तभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगा। तो इक्वेशंस देखते हैं। पहला था हमारे पास फॉर अपवर्ड, फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास?
v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, प्लस की जगह पे आपको यूज करना है माइनस, ए की जगह पे जी एंड टी। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस क्या करना है आपको, एस की यहाँ पे हम डिस्टेंस का यूज कर रहे थे वहाँ हाइट का यूज करना है, और जहाँ एक्सलेरेशन का यूज कर रहे थे वहाँ पे 9.8 या फिर जी का यूज करना है। तो देन हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब यूज करना है, ये आपको यूज करना है जब किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, देन आपको ये यूज करना है। इसके सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, फॉर डाउनवर्ड। फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस क्या होंगी। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसमें माइनस का यूज करा था उसकी जगह आपको बस प्लस का यूज करना है, क्योंकि अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसमें ग्रेविटी प्लस हो रही होती है। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन h इक्वल टू यू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस हैं वो मे भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपको ये मतलब आपको अगर क्वेश्चन में डिफरेंट डायरेक्शन दे रखी हो तो आपको घबराना नहीं है, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अगर दोनों दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऐसा हो सकता है। नाउ कुछ ग्राफ्स भी देख देते हैं जो कि हमारे 1D मोशन के ग्राफ बनते हैं। आपको क्वेश्चंस में भी आस्क, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहला आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर दूसरा आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिर हमारे पास तीसरा आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वन डी मोशन में हमें ये 3 तरीके के ग्राफ पढ़ने होते हैं, तो 1 बाई 1 हम इनको पढ़ते हैं। पहला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका पहला केस, 4 केस हैं हर किसी में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ओनली 2 केस होते हैं। इसमें होंगे हमारे पास
4 केस, इसमें भी 4 केस मिलेंगे आपको, और इसमें 2 केस मिलेंगे। डायमेंशनल टाइम ग्राफ में पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगी। इसलिए याद रखना है, अगर आप टाइम और किसी भी अन्य चीज़ का अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको जो एक्स एक्सिस है उसका हमेशा टाइम रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, टाइम पास होता जाएगा बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है। सेकंड आता है हमारे पास मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जब आपका ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। ये आपका जीरो है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी है हमारी इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो देयरफॉर इसका जो ग्राफ है वो क्या है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तीसरा केस आता है हमारे पास यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है जो कवरिंग डिस्टेंस है वो आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। फोर्थ आता हमारे पास यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो जिसका एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव में। उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन है बी। उसकी इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी। इसमें हम देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है, और जो आपकी जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो घटती जा रही है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। फिर दूसरा आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका पहला केस,
आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। जब आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा हो जाता है 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या हो रहा है कि आपके जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है बट आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा आता है आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतनी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ए एंड पी, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्राफ से देखने को मिलता है कि इक्वल जैसे जैसे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पास हो रहा है तो वैसे ही हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वल है। सेकंड आता है हमारे पास, थर्ड आता है, थर्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल है 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और इस ग्राफ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, जैसे जैसे इक्वल अमाउंट में हमारा टाइम पास कर होता जा रहा है वैसे वैसे इक्वली हमारा जो वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है। फोर्थ एंड लास्ट आता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग v इक्वल टू 0, यानी कि जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बार कितनी है, वो भी 0 है। इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ से हमें देख रहा है इक्वल अमाउंट यानी इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट इन चेंज इन वेलोसिटी हमें देखने को मिल रहा है। जब अनइक्वल होगा तो सिमिलर वैसे ही हमारा जो जो ग्राफ कर्व आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। फिर आता है हमारे पास तीसरे टाइप के ग्राफ आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें हम ओनली 2 टाइप्स के ग्राफ पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डिक्रीजिंग ये आपके पास इधर साइड एक्सेलरेशन है, इधर टी है और ये हमारे पास 0 पोजिशन है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसकी एक्सेलरेशन ये था बट वो टाइम के साथ साथ
घटता जा रहे हैं। तो आपके पास स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपके पास जो ये थीटा बनेगा, ठीक है, जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा, हाँ, जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। फिर आता हमारे पास कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज, आपको जब भी एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको कांस्टेंट बोला जाएगा तो जो आपका ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। जो यहाँ पे थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री देखने को हमें मिलेगा। जो आपके पास ये थीटा है ये 90 डिग्री देखने को मिलेगा। और इसमें हमारे पास थीटा कितना था, इसमें थीटा था हमारा 90 डिग्री से बड़ा। ये थीटा किसके साथ बना रहा है, ये थीटा आपका टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वही थीटा बोल रहे हैं हम, ठीक है। टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा कांस्टेंट डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए वो एंगल 90 से छोटा देखने को हमें मिलेगा।